हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, जो कि हमेशा रहना चाहिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, आप सभी को बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आज हमारा 73वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि हमारा देश आने वाले सारे गणतंत्र दिवस इसी प्रकार मनाएगा और इसी प्रकार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट 2। अभी तक हमने पढ़ा था कि एंशियंट टाइम पर हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, और अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद हमारे इन एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या कमिटीज़, क्या क्या फ्रेमवर्क हम लेकर आए, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ सके, बेहतर से और बेहतर की तरफ बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इनेक्ट किया गया था। जब इसको इनेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसमें एक प्रोविज़न था आर्टिकल 45 में, जिसके हिसाब से हर एक बच्चा जिसने भी जो भी 14 साल तक की एज के हैं, सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करवाएगी। दे आर एलिजिबल टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल दे अटेन 14 years ऑफ एज विदिन 10 years ऑफ कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस हमारे संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर हमने ये अपना लक्ष्य बनाया था कि 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को हम मुफ्त और आवश्यक शिक्षा, जरूरी शिक्षा हम प्रोवाइड करवाएंगे। हालांकि इस गोल को अचीव करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन हाँ, अब हम कह सकते हैं कि हम इस लक्ष्य को पूरा करने ही वाले हैं। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी कमीशंस, बड़ी बड़ी कमीशंस आई, जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया, जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाया। सबसे पहला कमीशन है इसमें राधा कृष्णन कमीशन। इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। फिर आया मुदालियर कमीशन, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। फिर आया दुर्गाबाई देशमुख कमीशन, ये बेसिकली वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर फोकस था। फिर लास्ट आया कोठारी कमीशन, इसको हम कह सकते हैं सोल, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की आत्मा थी, सोल था ये कमीशन। जो रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन ने दी, उतना कॉम्प्रिहेंसिव और उतना इलेबोरेट रिकमेंडेशंस किसी भी और कमीशन ने नहीं दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाया 1968 में, 1986 में, फिर उसको रिवाइज किया गया 1992 में। यशपाल कमेटी आई, लर्निंग विदाउट बर्डन आया, NCF 2000 में आया, NCF 2005 में आया, फिर RTE 2009 आया, और उसके बाद अब हमारा नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आ चुका है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आया था हमारे पास राधा कृष्णन कमीशन 1948-49, आज़ादी के तुरंत बाद, एक साल बाद। सर्वपल्ली राधा कृष्णन हमारे एजुकेशन ऑफिसर थे उस टाइम। इस कमीशन को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको कहा जाता है। भारत सरकार ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के अंदर ये देखने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको पता लगाने के लिए हमारे ये कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस आया, जैसे एजुकेशन और रिसर्च में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कंट्रोल फंक्शन जुडिशरी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, देयर रिलेशन विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ यूनिवर्सिटी का क्या रिलेशन है, फाइनेंस, मेंटेनेंस, एडमिशन, टीचिंग, एग्जामिनेशन, कोर्स ऑफ स्टडी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन सभी के बारे में बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी गई। लेकिन ये सारी रिकमेंडेशंस यूनिवर्सिटी लेवल पर थी, इसका डायरेक्ट लेना देना एलिमेंट्री एजुकेशन से कुछ नहीं था, इसलिए डायरेक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन में हमें इसका खास फायदा नहीं मिला। फिर आता है मुदालियर कमीशन 1952-53, इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
इन्होंने हमारे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया और उसमें क्या क्या खामियां थी ये हमारे सामने लेकर आए। इनका मेन एम था, इस कमेटी का मेन एम था सेकेंडरी एजुकेशन के कंटेंट को रिव्यू करना और ये देखना कि उसका प्राइमरी एजुकेशन से और हायर एजुकेशन से क्या रिलेशनशिप है, क्या लिंक है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है, क्या उन दोनों को रिलेट करने के लिए सेकेंडरी स्कूल्स अलग अलग टाइप के बनाने चाहिए। इसके बाद मुदालियर कमीशन ने टीचर्स की प्रॉब्लम के ऊपर भी फोकस किया था। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। उनका पहला रिकमेंडेशन था कि हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमें 2 टाइप में बांट देना चाहिए। पहला, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो 10th पास और 12th पास बच्चे जो आगे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको 2 साल के लिए उनको भी टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि जब वो टीचर बन के स्कूल में जाएं तो वो उनको पता हो कि बच्चे को कैसे समझा जाता है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए। और दूसरा उन्होंने बोला था सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जिसको हम आज बीएड के नाम से जानते हैं। बीएड के नाम से ये पहले 1 साल का था, अब ये 2 साल का हो गया है। हालांकि इसको एक्सटेंड करने का काम जो है उसी टाइम पे हो चुका था, लेकिन बहुत सालों बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत सालों बाद बीएड को 2 साल का बनाया गया। उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग कॉलेजेस जो है, ये जो प्रोफेशनल कॉलेज हम खोल रहे हैं जिसमें हम टीचर ट्रेनीज को ट्रेन कर रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट इंटेंसिव कोर्स होने चाहिए, रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्कशॉप होने चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए। इंटर्नशिप का पीरियड थोड़ा एक्सटेंड किया था इन्होंने, लेकिन धीरे धीरे बीएड को जब 2 साल का किया गया तब इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन्होंने कहा था कि हमें टीचर्स को फ्री ट्रेन करना चाहिए विद रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, क्योंकि उस टाइम हमारा देश बहुत ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं था, इसलिए इस रिकमेंडेशन को हम ज़्यादा देर तक हम इसके साथ नहीं खड़े रह पाए। उन्होंने टीचर जो सर्विस में है, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उनको भी ट्रेन करने की बात कही थी, उनको भी ट्रेन करने के लिए रिकमेंडेशंस दी थी। फिर आता है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। इसकी चेयरमैन थी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। हमारी जो सरकार है वो खुश नहीं थी अभी तक हमारे एजुकेशन में चेंजेस से लेकर। वो ये जानना चाहती थी कि हमारे एजुकेशन में, हमारे इंडिया में जब आधी पॉपुलेशन गर्ल्स की है तो उनके बारे में क्यों ना सोचा जाए, उनके एजुकेशन के बारे में भी सोचा जाए, ये भी सोचा जाए कि उनको किस तरीके की एजुकेशन मिल रही, क्या उनके लाइफ के लिए वो यूज़फुल है, क्या आज के सिस्टम में एजुकेशन दे रही है, क्या उनको खुश रखने में हेल्पफुल है। इसीलिए ये एजुकेशन कमेटी बनाई गई जिसकी चेयरमैन थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, चेयरपर्सन। उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि सबसे पहले हमें एजुकेशन में लड़के और लड़कियों को बराबर करना होगा, और तभी से उन्होंने रिकमेंड किया था कि लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट अलग से स्कूल होने चाहिए ताकि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर मौके दिए जा सकें। उसी टाइम से हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल का कॉन्सेप्ट आया। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनमें माओं के बारे में, क्रेचेस खोलने के बारे में, वुमेन टीचर्स को ट्रेन करने के बारे में और उनको एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में भी बात कही गई थी। इसके बाद आता है कोठारी कमीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कमीशन जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की आत्मा है, सोल है, निचोड़ है। जितना कॉम्प्रिहेंसिव काम डीएस कोठारी कमीशन लाकर किया था, उतना कॉम्प्रिहेंसिव काम अभी तक किसी भी कमीशन ने नहीं किया था। कोठारी कमीशन ने हर एक लेवल पर, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल हो, या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन हो, हर फील्ड में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, हर फील्ड को अच्छे से स्टडी किया था और उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उसके लिए क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए इसके बारे में सजेशंस दी थी। इसको हम एजुकेशन कमीशन कहते हैं, एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है ये। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर डीएस कोठारी। 1964 में ये कमीशन आया था, 1964 से लेकर 1966 तक। उन्होंने 12 टास्क फोर्सेस बनाए थे जो अलग अलग एरिया में, अलग अलग एजुकेशन एरिया में अपने अपने काम कर रही थी और प्रॉब्लम्स ढूंढ कर ला रही थी, जैसे कि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड
एक्सेट्रा। और 7 ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स बने थे इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए। 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे ताकि इन प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जा सके और एक रिपोर्ट बनाई जा सके, इन डेप्थ मतलब डिटेल में रिपोर्ट बनाई जा सके। इस कमीशन का जो बेस था, जिसको हम आधार कह सकते हैं, वो था नेशनल डेवलपमेंट। और ये नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता, जब हमारी जनता, जब हमारी पॉपुलेशन भी नेशनल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे। और वो अपना योगदान कैसे दे सकती थी, एजुकेशन के थ्रू। इसके मेजर गोल्स, बहुत सारे मेजर गोल्स थे जिसमें कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला गोल था साइंस एज अ बेसिक कंपोनेंट। ये साइंस एज अ बेसिक कंपोनेंट इसलिए इस्तेमाल किया गया, जब कोठारी कमीशन ने प्रॉब्लम्स को रिव्यू किया तो उन्होंने पाया कि अधिकतर हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको कमाई का, हमारा ये जो एजुकेशन है उनको कोई कमाई का जरिया प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए उनको कमाई का जरिया प्रोवाइड करने के लिए ही साइंस को एक बेसिक कंपोनेंट माना गया। SUPW प्रोडक्टिव वर्क उसी टाइम हमारे एजुकेशन में इन्वॉल्व किया गया। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो आगे स्कूल, जो 8th या 10th के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करने वाले हैं, जो आगे नहीं पढ़ना चाहते, उनके हाथ में भी कोई ऐसा स्किल हो जिसकी वजह से वो कमा सकें, अपना सर्वाइवल कर सकें। उनको ये ना लगे कि अब तक का एजुकेशन उनके किसी काम नहीं आ रहा। और जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़, जो आगे पढ़ रहे हैं, जो आगे यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जो डिग्री कोर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए रिसर्च एंड एजुकेशन मतलब एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट माना। दूसरा इनका गोल था एजुकेशन फॉर एक्सिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जैसे ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन होती जा रही, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, हमारे एजुकेशन के भी उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, ICT को अपनाने की ज़रूरत है। कंप्यूटर आ चुका था उस टाइम तक, कंप्यूटर को अपनाने की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी जैसी स्किल्स के बच्चों के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। एजुकेशन हर एक सोसाइटी के हर एक पार्ट में एजुकेशन पहुंचाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो क्रीमी लेयर है, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, वही एजुकेशन ग्रहण कर पाए, उन्हीं को एजुकेशन मिले, उन्हीं को शिक्षा मिले, ऐसा कुछ नहीं था। एजुकेशन सोसाइटी के, हमारे समाज के हर एक स्तर तक पहुंच सके, ये इस कमीशन का एम था। नेक्स्ट था एम्फेसाइजिंग टीचिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है जिसके जरिए बच्चे कुछ कमा सकते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट या SUPW की बात की जा रही है, उसके ऊपर फोकस था। और लास्ट था यूनिवर्सिटीज़ बनाना ताकि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं वो अपना एजुकेशन आगे तक बढ़ा सकें। इसके अलावा तीसरा इसका एम था एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए, हमारे राष्ट्र को एकाग्र करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है, इसीलिए सबसे पहले उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम के ऊपर फोकस किया गया। 10+2+3 ये रूल जो है, मतलब क्लास 10th के बाद हमें 2 साल का हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको 11th-12th बोलते हैं, वो करेंगे बच्चे। उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स, जिसको ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो करेंगे। ये सिस्टम DS कोठारी ही लेकर आए थे। डेवलपिंग ऑल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, इंडिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनके ऊपर जोर देना, उनकी मदर टंग को भी इम्पोर्टेंस देना प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू, ये इसका एम था। हिंदी को एनरिच करना, मतलब हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल सके। अब क्योंकि हमारा देश इतना वास्ट है, यहाँ पर हर 3 कोस में पानी और 2 कोस में बानी बदल जाती है। बानी मीन्स आवाज़, वाणी बदल जाती है। तो ऐसे डाइवर्स कंट्री के अंदर एक लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हिंदी है, जो कि बहुत लोगों द्वारा बोली जाती है। इसको एनरिच करना। और लास्ट था कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी का, हमारे समाज का स्कूल के सिस्टम में रोल प्ले करना, पार्टिसिपेट करना, ये भी इस कमीशन का एम था। लास्ट था इनका एजुकेशन फॉर इनकलकेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज़, नेशनल वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर इनकलकेट करना, बच्चों के अंदर डालना। मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ऐसे सिलेबस बनाना जिससे वो हर रिलीजन को बराबर समझें। बच्चों को साइलेंट मेडिटेशन करवाना, योगा का, मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस समझाना। सोशल जस्टिस, सोशल सर्विस, मतलब समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है,
है, ये समझाना भी इस कमीशन का काम था। इसने बहुत ही डेप्थ में स्टडी की थी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को। एक कॉमन स्कूल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया 10+2+3, ये तो इस कमीशन की देन थी ही। इसके अलावा फ्री एजुकेशन, सबको मुफ्त शिक्षा दिलवाना बिना किसी भेदभाव के, कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, इन सब के भेदभाव के बिना सभी को कॉमन स्कूल सिस्टम के थ्रू फ्री एजुकेशन दिलवाना ही इस कमीशन का मेन मकसद था। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ, ये क्वालिटी एजुकेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तब तक एजुकेशन को इस तरीके से नहीं देखा जाता था कि वो हमारे ज़िंदगी में कोई प्रभाव डाल सकते हैं या हमारे ज़िंदगी को और बेहतर बनाने का तरीका प्रदान कर सकते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जितने भी सरकारी स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे या एडेड स्कूल थे, उनको नेबरहुड स्कूल्स में कन्वर्ट करने का रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दिया। फिर उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल तक मदर टंग को ही हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ताकि बच्चों का एजुकेशन की तरफ जुड़ाव महसूस हो। उनको ऐसा न लगे कि मुझे स्कूल में जाकर कुछ और भाषा बोलनी है जो मुझे बोलनी नहीं आती, फिर मैं वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं जाता। इसलिए प्राइमरी लेवल तक मदर टंग का होना बहुत ही कंपलसरी था, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो। फिर आता है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन सिस्टम, स्कूल सिस्टम। ऐसा नहीं था कि कॉमन स्कूल सिस्टम लाए और एक ही बार थोप दिया हर स्कूल में। इसको फेज बाय फेज, धीरे धीरे फेज बाय फेज इसको 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर पूरे स्कूल में, पूरे भारत में लागू करने का इसका अपना मकसद था। ये लागू करने के लिए उन्होंने कुछ अपने एजेंडा फिक्स किए हुए थे, जैसे कि कंटेंट कोर्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए कंटेंट लेके आओ। इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ जनरल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन और जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो किसी प्रोफेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करना, इसलिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज आए। रिफ्रेशिंग प्रोफेशनल स्टडीज एंड कंडक्टिंग रिसर्च, प्रोफेशनल स्टडीज के साथ साथ, प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ आपके फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, उनको ऊपर रिसर्च करना, ये भी इसका एक रिकमेंडेशन था। इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, टीचिंग, पढ़ाने के इफेक्टिव तरीके, जिसको आज हम कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी कहते हैं, उसकी बात की जा रही थी। वहाँ पे इवैल्यूएशन की बात की जा रही थी। प्रैक्टिस टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, जब कोई प्रोफेशनल एजुकेशन किसी टीचर को हम ट्रेन कर रहे हैं, उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी था। रिवाइजिंग द टीचर एजुकेशन सूटेबल फॉर ऑल स्टेज एजुकेशन, हर स्टेज के एजुकेशन को रिवाइज करने के लिए, हर स्टेज ऑफ एजुकेशन के लिए सूटेबल टीचर्स प्रोवाइड करने के लिए हमें टीचर एजुकेशन को भी रिवाइज करने की ज़रूरत थी। इसके बाद आया यशपाल कमेटी, जिसको हम लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से भी जानते हैं। यशपाल कमेटी जो है 1992 में आई थी। प्रोफेसर, इनके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल। उन्होंने कहा था कि बच्चों का स्कूल में ना आना या फिर स्कूल में आने के बाद ड्रॉप आउट हो जाना, इसका मेन कारण ये नहीं है कि हमारे करिकुलम में कोई गलती है या हमारे टीचर्स नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, किताबें अच्छी नहीं, इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है एकेडमिक बर्डन। बच्चों के ऊपर बोझ बहुत हो जाता है, उनको लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक बोझ है, वो एक एक्स्ट्रा वर्क है जो हमें करना है, जिससे हमें पैसे नहीं मिल रहे या जिससे हमें अपनी लाइफ में कोई चेंज ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, हमें बस रटना है, उसको अपनी लाइफ, अपना वो बर्डन उतारना है। जब तक हम उसको बर्डन समझेंगे, जब तक हम एजुकेशन को बर्डन समझेंगे, तब तक बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। उन्होंने इट इज़ कनेक्टेड विद द नोशंस ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन एंड कैचिंग अप सिंड्रोम। उनको लगता था, उस टाइम ऐसा लगता था, यशपाल कमेटी ने ये पाया कि बच्चों को ऐसा लगता है कि एजुकेशन क्या है, नॉलेज एक्सप्लोजन है, कि ज्ञान का विस्फोट हो गया और उसमें से जितना जल्दी हम कैच कर सके, जो जो चीज़ें हम उसमें से निकाल सके वो निकाल लें, जबकि ऐसा नहीं था। कमेटी को ऐसा महसूस हुआ कि हमें करिकुलम को दोबारा से फ्रेम करने की ज़रूरत है और टेक्स्ट बुक्स प्रिपरेशन को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। मतलब टीचर्स को, जो उन किताबों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स को हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हाँ, एक्सपर्ट होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, हर फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए किताब को बनाते वक्त, लेकिन वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए, ना कि उसको लिखने के लिए। तो टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें
ज़रूरी है। साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन वेरियस डिसिप्लिन कैन बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक बट एज अ कंसल्टेंट, नॉट एज अ राइटर। कमेटी डिस्करेज, इस कमेटी ने लर्निंग को बर्डन ना समझे, बच्चे खुशी खुशी पढ़ें, खुशी खुशी समझें, जॉयफुल लर्निंग करें। इसके लिए उन्होंने कॉम्पिटिशन्स को डिग्रेड किया, डिस्करेज किया। इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को जो हम रिवॉर्ड देते थे, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ग्रेडिंग सिस्टम को उन्होंने डिस्करेज किया था ताकि बच्चे स्कूल आएँ और वो अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें, जॉयफुल लर्निंग करें। इसके लिए उनको कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप अचीवमेंट्स की ज़रूरत थी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बुक्स का बहुत भारी बोझ हर रोज़ स्कूल ले जाने या ले आने की ज़रूरत नहीं समझी। ऐसा उनको लगा कि ये जो बैग्स है ये बहुत हैवी हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर एक बोझ है। तो उन्होंने इस बोझ को कम करने के लिए कहा कि टेक्स्ट बुक को स्कूल की प्रॉपर्टी समझाया जाए, ना कि बच्चों की प्रॉपर्टी जिसको उन्हें रोज़ लाने और ले जाने की ज़रूरत पड़े। प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को होमवर्क का बर्डन ना देने के लिए रेकमेंड किया गया इस कमेटी द्वारा कि होमवर्क हम प्राइमरी क्लासेस में ना दें। अपर प्राइमरी क्लासेस में बहुत ज़रूरी हो तब हम होमवर्क दें, वो भी नॉन कॉन्टेक्चुअल, लिखने वाला कोई होमवर्क ना हो, उनको एक्सप्लोर करने वाला प्रोजेक्ट वर्क टाइप उनको होमवर्क दिया जाए। और अगर होमवर्क देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े भी तो भी रोटेशन बेसिस पे एक दिन दिया जाए और एक दिन ना दिया जाए, इस तरीके से होमवर्क उनको प्रोवाइड करना चाहिए। यशपाल कमेटी के हिसाब से कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम की हमें ज़रूरत थी। टेक्स्ट बुक प्राइमरी स्कूल क्लासेस में जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम के ऊपर फोकस होनी चाहिए। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड बी एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द स्पोकन आइटम। जिस तरीके से बच्चे बोलते हैं, जो बच्चों के लाइफ की एक्सपीरियंस है, उसके इमेजिनरी स्टोरीज, उससे रिलेटेड पोएम्स हम बना के बच्चों को लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करें। ना कि उनको हम, अगर बच्चा राम और श्याम करके स्कूल में पढ़ रहा है तो हम उनको अपने घर में राम और श्याम की तरीके से खेल रहा, हम उसको स्कूल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हैरी इज गोइंग टू मीट जेरी, तो हैरी और जेरी का तो कॉन्सेप्ट उनको लगेगा कि ये तो एलियन है, ये तो हम हमारी लाइफ से इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए जिस तरीके की भाषा है, जो आइटम, जो एक्सपीरियंसेस बच्चे फेस करते हैं, उसी हिसाब से उनकी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक को ढाला जाए। साइंस सिर्फ रटवाने का काम ना करे, एक्सपेरिमेंटेशन का काम करे। लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर लेके आए, एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे को अंदर लेके आए। सोशल साइंस का करिकुलम फिलॉसफी और मेथोडोलॉजी बताए, हमारे सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके बारे में बच्चों को अवगत कराए। उन प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों को रिफ्लेक्ट करने के लिए बोले, उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे। हिस्ट्री जो 6th और 6th 7th 8th में बच्चों के पास आती है, उनमें फ्रीडम स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चे सीख पाएँ कि हमें आगे, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हमारे साथ क्या क्या हो चुका है और हमें आगे क्या क्या करना है। सिविक्स में आजकल के कॉन्टेम्प्रेरी स्टडीज़ बताई जाए, आजकल क्या क्या स्टडीज़ हो रही है, आजकल सिविक्स में क्या क्या चल रहा है वो बताया जाए। ज्योग्राफी भी हमारी कॉन्टेम्प्रेरी रिलेटेड हो। हमें, अगर हम बच्चा दिल्ली में रह रहा है तो उसको पहले दिल्ली की नॉलेज होनी चाहिए, उसको विश्व की या भारत की नॉलेज देने से पहले दिल्ली की नॉलेज देनी चाहिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो दिल्ली के बाद उसको भारत की नॉलेज देनी चाहिए। जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर उसको पूरे विश्व की नॉलेज देनी चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी ने जब ईवीएस की बुक्स लगाई हैं, उसके साथ साथ एक और बुक लगाई है, जैसे मेरी दिल्ली, 3rd क्लास में मेरी दिल्ली इंट्रोड्यूस किया कि 3rd क्लास का बच्चा इस लायक हो जाता है कि वो अपनी दिल्ली के बारे में समझ सके, मॉन्यूमेंट्स के बारे में समझ सके। 4th क्लास में उन्होंने एक किताब लगाई है मेरा भारत, और 5th क्लास में जाकर उन्होंने किताब लगाई है मेरा विश्व। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। यशपाल कमेटी ने विलेज एजुकेशन कमेटी बनाने की बात कही, हर विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और ये क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, कोई भी प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रही है, इसको देखने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंटर्स बताए थे। पहला पॉइंटर था रैंक अटेंड इन द स्कूल ग्रेडिंग, स्कूल्स की ग्रेडिंग हो और उसमें उनको रैंक दिया जाए। सोसाइटी का पार्टिसिपेशन कितना है ये तय किया जाए। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितनी है, बच्चे कितना अटेंड कर रहे हैं उस स्कूल को, वो देखा जाए। और क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया।
जिसमें कि टीचर्स की प्रिपरेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशन मटेरियल का इस्तेमाल, एक्शन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल टेस्ट, क्लास मैनेजमेंट, प्रोसीडिंग ऑफ टीचिंग, आर्ट, वर्क, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। यशपाल कमेटी ने बताया कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम रिकमेंडेड वाज 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन। जो ये टीचर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, जो प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, इसको ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का रखा गया। अगर बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है, तो उसको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा हायर सेकेंडरी 12th के बाद करना चाहता है तो उसको 3 से 4 साल तक का अपना एजुकेशन जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन गेन करना पड़ेगा। जो यशपाल कमेटी ने कहा कि हमारा जो करिकुलम है वो प्रैक्टिकम सेंटर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक या लिखी हुई चीज़ों के ऊपर। यशपाल कमेटी के बाद आता है हमारा नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सबसे पहला आया था 1968 में। इन्होंने कोठारी कमीशंस की रिकमेंडेशन को ज़्यादा फोकस किया था। कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके ऊपर अपना पॉलिसी को अपना निर्धारित किया था। रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब रेडिकल मीन्स स्टार्टिंग, शुरू से, एजुकेशन की जड़ से हमें एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। aimed at fulfilling the cherished goal of compulsory education for all children up to age of 14 years। 14 साल तक की एज के हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिए जाए, इसके ऊपर फोकस था। इसके अलावा स्टेटस, इमोल्यूमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ द टीचर का सोसाइटी में एक ओहदा हो, एक सम्मानजनक ओहदा हो, इसके ऊपर फोकस किया गया था। टीचर एजुकेशन और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस किया गया था इस एनपीई में। इसके अलावा 3 लैंग्वेज फार्मूला सेकेंडरी स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब पहला उसका रीजनल लैंग्वेज, दूसरी हिंदी और तीसरा इंग्लिश किया जाए। उसके अलावा सभी को पढ़ने के बराबर मौके दिए जाए, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जिससे सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन होगा। सभी बच्चों को उनके मेरिट के हिसाब से स्कूल में एडमिशन दाखिला दिया जाए, ना कि उनके कलर, कास्ट, रिलीजन, स्ट्राटा के बेसिस पे दिया जाए। एडल्ट एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाए। जिन लोगों की पढ़ाई बीच में छूट चुकी है या जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि अगर वो 10th के बाद या 8th के बाद अपना स्कूल छोड़ भी रहे हैं तो भी उनके हाथ में कोई ऐसी स्किल हो जिससे वो जिससे वो कमा सकते हैं, जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है वो लो कॉस्ट टेक्स्ट बुक हो, सस्ती टेक्स्ट बुक हो, ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। गेम और स्पोर्ट्स के ऊपर भी उतना ही फोकस किया जाए ताकि बच्चे फिजिकली फिट रहें और बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बनाने की सोचें। पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की भी बात की गई, ताकि जो लोग सर्विस में हैं, जो पढ़ा रहे हैं या वो किसी और तरीके की नौकरी में है और वो साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई की जो ये इच्छा है वो पूरी हो और उस पार्ट टाइम कोर्स, उस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को फुल टाइम कोर्स का दर्जा दिया जाए। जितना इम्पोर्टेंस, जितना ही ज़रूरी फुल टाइम कोर्स को माना जाता है, उतना ही बराबर का दर्जा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को भी दिया जाए। फिर आया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। 1986 में इसमें ज़्यादातर नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस किया गया था। 10 कोर एलिमेंट्स थे इसके अंदर। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, जेंडर्स इक्वालिटी लेके आना, डेमोक्रेसी लेके आना, सोशल बैरियर हटाना, ये सब इस एनपीई का मेन फोकस पॉइंट था। इस पॉलिसी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जो आपने अपने डीएलएड में या बीएलएड में पढ़ा भी होगा, जैसे कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जिसका वो 10+2+3 बोला जाता है। एनसीएफ विद 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स, एनसीएफ के बारे में बात की गई थी। जो 2000 में एनसीएफ आया उसमें भी ये 10 कोर एलिमेंट्स इंक्लूड थे। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले। एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, जिसमें नाइट स्कूल के बारे में बात की गई थी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात की गई थी।
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा गया था, जिसमें कि मिनिमम क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक स्कूल के अंदर, जैसे कि दो क्लासरूम होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए, 2 वॉशरूम होने चाहिए, एक पीने का पानी होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, बच्चों को कम से कम 3 आर में 3 आर आ जाने चाहिए। वो 3 आर कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक, रीडिंग एंड राइटिंग, ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग था। पेस सेटिंग नवोदय विद्यालय, जो दूर के विद्यालयों में, जो दूर के स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए, जिनको नवोदय स्कूल्स कहा जाता है, और ये अधिकतर गांव में बनाए गए। जो गांव के बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए बनाया गया। फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। रेजिंग द स्टेटस ऑफ टीचर, टीचर का स्टेटस समाज में उसका सम्मानजनक ओहदा बना रहे, इसके बारे में बात की गई। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इशू, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इन्वायरमेंट इशू, हमारा जो सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक और इन्वायरमेंटल हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण के प्रति हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब निभाई जाएं। अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन जो हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात की गई थी। इस पॉलिसी को आगे 1992 में फिर से रिफॉर्म किया गया। बाद में जब हम इन सब पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चला कि हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या जो हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन का जो यूईई का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। वो क्यों अचीव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमें प्रॉब्लम्स हमारी मिल चुकी थी। सबसे पहला था लो एनरोलमेंट, कि बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट, बच्चे स्कूल में कम आ रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ने जा ही नहीं रहे, या तो डिस्टेंस की वजह से या फिजिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। दूसरा, हाई ड्रॉप आउट रेट, जो बच्चे स्कूल आ भी रहे हैं तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट का मेन रीज़न था कमाना, क्योंकि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हमारे पास नहीं था, या फिर लड़कियां जिनकी शादी कर दी जाती है या जिनका घर से स्कूल बहुत दूर है तो वो भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर आता है डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ड्यू टू देयर अंडर क्वालिफाइड एंड अनट्रेंड टीचर, अनट्रेंड टीचर की होने की वजह से भी हमारा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, इसलिए बच्चे छोड़ के चले जाते हैं स्कूल। सेकेंड लास्ट था हायर टीचर स्टूडेंट रेशियो, टीचर एक स्कूल में 100-200 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट टीचर रेशियो होने की वजह से भी हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सलाइज नहीं हो पाया। फिर आता है लैक ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे या एजुकेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। करंट एजुकेशन सिस्टम, आज का एजुकेशन सिस्टम, पहले तो सीसीई नहीं था उस टाइम पे, जो एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम था जिसमें फेल करने का भी सिस्टम था, तो उस बच्चे फेल होने के डर से या शर्म की वजह से स्कूल नहीं आ रहे थे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल्स, जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जैसे टीचर है, हेड मास्टर है, सुपरवाइजर है, इन सबको प्रोफेशनली ट्रेन करने की ज़रूरत थी। और दूसरा, बिल्डिंग पॉजिटिव माइंडसेट फॉर टीचर टुवर्ड आईसीटी, आईसीटी की तरफ बच्चों टीचर्स का पॉजिटिव माइंडसेट होना, कि वो उसको अपनाएं, ना कि उसको एक एलियन समझ के उसको रहने दें। फिर आता है 8 साल का जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, 10+2+3, ये जो पैटर्न है, इसको हमने किस तरीके से एज वाइज और क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोठारी कमीशन ने किस तरीके से उसको रेकमेंड किया, वो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि 6 to 11 ईयर्स के बच्चे कौन से लेवल की स्कूलिंग में रहते हैं, या 14 to 16 वाले कौन से स्कूलिंग लेवल पर रहते हैं, स्टेज पर रहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग है, प्री प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। प्री प्राइमरी में आता है नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। लोअर प्राइमरी में आता है क्लास 1 to 5, अपर प्राइमरी में क्लास 6 to 8, सेकेंडरी में क्लास 9 to 10 और हायर सेकेंडरी में क्लास 11th एंड 12th। लेंथ ऑफ प्रोग्राम है, प्री प्राइमरी 3 साल का होना चाहिए, लोअर प्राइमरी 5 साल का, अपर प्राइमरी 3 साल का, सेकेंडरी 2 साल का और हायर सेकेंडरी भी 2 साल का। अब किस एज पर बच्चे स्कूल इन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं? प्री प्राइमरी में बच्चे 3 से 6 साल तक की एज में एंट्री ले सकते हैं, लोअर प्राइमरी में 6 से 11 साल तक, अपर प्राइमरी में 11 से 14 साल तक, सेकेंडरी में 14 से 16 साल तक और हायर सेकेंडरी में 16 से 18 साल तक।
फॉर्मल इसमें रीडिंग राइटिंग बच्चों प्री प्राइमरी में बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना देते हुए सिर्फ उनको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। लोअर प्राइमरी में बच्चों को रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ अर्थमेटिक, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, और ये तीनों की तीनों इन्वायरमेंटल साइंस के थ्रू बच्चों के अंदर आ जाती हैं। लोअर प्राइमरी लेवल पे अधिकतर जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग ही होना चाहिए, जो कि या तो हिंदी होगी या उनका रीजनल लैंग्वेज। अपर प्राइमरी में जो कि 5th के बाद इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें कि इंग्लिश 5th के बाद इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए। फिर आता है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हम एनसीएफ की बात करते हैं। एनसीएफ 2000 में भी आया था और एनसीएफ 2005 में भी आया था, तो मेन इंपॉर्टेंस हम एनसीएफ 2005 को देते हैं। एनसीएफ 2005 जो है उसने कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, अब तक जितने भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आए थे सबको ध्यान में रखते हुए, सबकी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए ये फ्रेमवर्क बनाया गया था। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी हमारी। इसके 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, 2005 में आया था ये। पहला था कनेक्टिंग नॉलेज टू द स्कूल आउटसाइड द स्कूल, कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहर की जिंदगी जो बच्चे जी रहे हैं उसका स्कूल से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल था इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, रटने से ध्यान हटाकर हमें समझने की तरफ बच्चों का ध्यान फोकस करना था। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, हम करिकुलम को इस तरीके से एनरिच करें या इस तरीके से फ्रेम करें कि हम टेक्स्ट बुक के बाहर भी सोच पाएं। सिर्फ किताब को ही अपना करिकुलम ना समझ लें, किताब के अलावा भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिससे पढ़ाई की जा सकती है, जिससे एजुकेशन ग्रेन किया जा सकता है। और चौथा गाइडिंग प्रिंसिपल था मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन को, परीक्षा को और ज़्यादा लचीला बनाया जाए और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट मानना चाहिए, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी सीख पाएंगे। बच्चों को सवाल पूछने के ऊपर एनकरेज करना चाहिए, उनको प्रोवोक करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि वो सवाल पूछें। अपनी लर्निंग को, जो वो स्कूल में सीख रहे हैं, उसको बाहर से, बाहरी दुनिया से रिलेट कर सके। जैसे अगर वो घर जा रहे हैं और रास्ते में वो एक तितली को उड़ते हुए देखते हैं तो वो समझ सके वो तितली बनी कैसे, वो तितली का लाइफ साइकिल क्या है। हम सिर्फ तितली का लाइफ साइकिल बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन कभी उनको रिलेट करके नहीं बताते हैं कि तितली होती कैसी है, वो कहाँ मिलती है, वो हमारे किस काम आती है। तो इस तरीके से रिलेट करके उनको पढ़ाया जाए, उनकी एक्सपीरियंसेस को भी स्कूल में जो है बढ़ावा दिया जाए। लर्निंग टास्क और एक्सपीरियंसेस इस तरीके से देने चाहिए ताकि बच्चा नॉलेज जो है वो स्कूल के बाहर, टेक्स्ट बुक के बाहर भी जाके सोचे। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी के ऊपर ज़्यादा फोकस था, जॉन ड्यूई द्वारा कंस्ट्रक्टिविज्म दिया गया था, उसी से हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी बनाया जिसमें बच्चों को हमने चैलेंज किया, उनको सोचने पर मजबूर किया, उनको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि जो वो सीख रहे हैं वो क्लास के बाहर भी सीख सकते हैं। नॉलेज ऐसा नहीं है कि स्कूल में आए, पढ़ा, किताब बंद किया, नॉलेज बंद हो गई, हम घर गए अब उसके बाद वहाँ से कोई नॉलेज नहीं मिलने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके स्कूल के एक्सपीरियंसेस, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व होने चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा फोकस था, जिसमें कि मदर टंग जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये तो हमने एनपीई 1986 में भी पढ़ा था। इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, जिसमें कि 50% बच्चे फेल होते थे, उसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए फोकस ग्रुप बनाया गया। टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। टीचिंग ऑफ साइंस ने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपना फोकस रखा, स्कूल लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, वर्कशॉप्स को प्रमोट किया। कंप्यूटर इंटरफेस, कंप्यूटर के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट्स को दिखाया गया, फोकस किया गया। मैथमेटिक्स फोकस ग्रुप टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर भी बना, जिसमें उसका मेन एम था बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना, रीजनिंग को डेवलप करना, अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जेंडर जस्टिस और सेंसिटिविटी टू ट्राइबल एंड दलित इश्यूज, इनको ऊपर भी फोकस किया था कि जेंडर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक जेंडर के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। सेंसिटिवनेस टुवर्ड ट्राइबल एंड दलित इश्यूज, ट्राइबल और दलित इनके जो इश्यूज हैं इनके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। नेशनल करिकुलम में वर्क एंड एजुकेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा
रिकमेंडेशन दी गई है, बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। वर्क एजुकेशन को हमारे हेरिटेज क्राफ्ट से जोड़ने की बात कही गई है। इट एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ मटेरियल। एनसीएफ के हिसाब से हमें सिर्फ किताबों से ना बल्कि अलग अलग चीज़ों से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को हमें साइंस सिखाना है या फिर उनको सोशल इन्वायरमेंटल साइंस दिखाना है तो उनको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई जाए, उनको गार्डन लेके जाया जाए, उनके मोन्यूमेंट्स के पास ले जाया जाए, उनको नेशनल म्यूजियम्स में ले जाया जाए, साइंस म्यूजियम्स में ले जाया जाए। तो ये एक्सटेंडेड लर्निंग रिसोर्सेज को भी उतना ही महत्व देने के लिए कहा है। एनसीएफ जो 2000 में आया था उसमें करिकुलम लोड के ऊपर ज़्यादा बात की गई थी, इसीलिए एनसीएफ के अंदर करिकुलम लोड के अलावा बाकी सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया गया है। क्रिटिकल पेडागोजी का एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारे एनसीएफ में इंट्रोड्यूस किया गया था। Children need to be aware that their experience and perception are important and should be encouraged to develop the mental skills needed to think and reason independently and have courage to dissent। मतलब बच्चों को सोचने के ऊपर मजबूर करना, उनको रीजनिंग के लिए प्रोवोक करना हमारे एजुकेशन का एम होना चाहिए। क्रिटिकल पेडागोजी का मतलब क्या होता है? बच्चे हर इशू के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इशू हो या मोरल इशू हो, सबके ऊपर बराबर सोचने का हक मिले। वो उसके फेवर में या उसके खिलाफ दोनों तरफ सोच सके। उनको क्या लगता है ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या ये जो चैलेंज हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, ये हमारे सोसाइटी के लिए क्या ये फ़ायदा का सौदा होगा या नुकसान होगा, ये सब चीज़ें बच्चों को सोचने के ऊपर मजबूर किया जाए। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जाए। रिफ्लेक्ट मतलब अपनी विचारधारा उसके ऊपर बताने के लिए कही जाए। क्रिटिकल पेडागोजी में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, बच्चे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, मल्टीपल व्यूज़ होते हैं, करिकुलम सेंसिटिव भी होता है। फिर आते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। जो हमने इतने सारी पॉलिसीज़ और कमिटीज़ पढ़ी उसका हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या क्या इम्प्लीकेशन है। सबसे पहला RTE, हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की वजह से ही हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कि अब ये हर एक बच्चे का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है एजुकेशन को प्राप्त करना। दूसरा आया बुक्स कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उनके अंदर रिफॉर्म किया जाए, उनके अंदर प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी जोड़ा जाए। इसलिए अब जो आप NCERT की बुक्स देखेंगे उसमें बूझो या पहेली वाले बहुत सारे सेक्शंस हैं ताकि वो अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को बच्चे कर सकें अपने घर पर या अपने स्कूल के बाहर वाली लाइफ में। फिर आता है CCE, एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया गया, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लाया गया। ICT, एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ाने के लिए ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सब का इस्तेमाल किया गया। होमवर्क और असाइनमेंट्स को कम से कम दिए जाने के ऊपर बात की गई। इसमें कहा गया कि क्लास 2 तक बच्चों को कोई होमवर्क ना दिया जाए। मिडिल स्कूल में जाने के बाद बच्चों को दिन के 1 घंटे का ही काम दिया जाए, मतलब हफ्ते में 5 से 6 घंटे का ही होमवर्क मिलना चाहिए। और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 9, 10, 11, 12 के बच्चों को हफ्ते में 10 से 12 घंटे का ही काम दिया जाए, मतलब दिन के 2 घंटे का। इन सब चेंजेस, इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई क्योंकि विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हमारे एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज किया जाए। सभी को फ्रीडम होनी चाहिए अपने हिसाब से अपने रूल सेट करने की। फिर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी की बात की गई। जितना हम बच्चों को फ्रीडम देंगे, जितना हम ये सोचेंगे कि बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट है, वो खुद करके सीख सकते हैं, उतना ही हम बच्चों की लर्निंग को जॉयफुल बना सकते हैं। Indian society from a critical perspective. The NCF 2005 perceive in-service teacher training as a catalyst. NCF 2005 को लगता है, NCF 2005 में कहा गया है कि जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है, जो टीचर अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने के लिए आ चुके हैं, उनको ट्रेनिंग देना हमारे स्कूल प्रैक्टिस में कैटलिस्ट का काम कर सकता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा क्वालिटेटिव बना सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स जो हैं मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं।
आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ कम हूँ, मुझे कहाँ पर और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या मुझे क्या कंटेंट अब लेके आना है। तो आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, और मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बाय बाय, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।